चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, लाजवाब होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार बताएंगे, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? क्या वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है? सब कुछ ठीक है ना? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हम विधिवत रूप से इस कक्षा की शुरुआत करते हैं और आज के इस क्लास को हम पढ़ते हैं, है ना? बढ़िया है। राम 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 सभी को, जय महाकाल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना? बहुत बढ़िया, आ रही है आवाज सर, सब कुछ ओके। चलिए, मैं कल की क्लास का रिवीजन आपको करवा देता हूं। हाँ, एक बात और, आपको पता होगा कि सैटरडे को आपके मॉक टेस्ट होते हैं, है ना? मॉक टेस्ट होते हैं आपके सैटरडे को, मॉक टेस्ट संडे को भी होते हैं आपके। तो आपको मैं जितने भी टॉपिक अभी तक पढ़ा दिए हैं उनके क्वेश्चंस जरूर टीम को भेज दूंगा ताकि वो मॉक टेस्ट के अंदर उनको लगा सके, ठीक है? तो आप वहां से जाकर के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, कल आपकी क्लास नहीं होगी, आप जानते हैं कि कल शुक्रवार है और शुक्रवार को आपकी क्लासेस जो है वो नहीं होती है, ठीक है? तो मैंने कल क्या पढ़ाया था? तो मैंने कल आपको नोट बता दिए थे, उसका रंग बता दिया था, उसके आकार बता दिए थे, है ना? उसके पीछे किसकी आकृति, ये भी मैंने बता दिया था। तो चलो मुझे एक बात बताओ, 20 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति है? तो एलोरा की गुफा की। 2000 रुपए के नोट के पीछे मंगलयान की। 500 रुपए के नोट के पीछे दिल्ली के लाल किले की, जिसको किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। मुझे बताओ, स्टोन ग्रे कलर किसका है? दिल्ली के लाल किले का। मैजेंडा लाल रंग किसका है मेरे साथियों? 2000 रुपए के नोट का। फिर पूछा जाए कि बताओ नारंगी लाल कलर किसका है? तो 20 रुपए के नोट का, है ना, जिसके ऊपर एलोरा की गुफा है, ठीक है ना? तो ये चीजें मैंने आपको कल बता दी थी, आपको याद होगी। भारतीय चिन्ह जो है, रुपये का प्रतीक चिन्ह है, ये दो भाषा या दो लिपि से मिलकर के बना है। ये र है, और ये हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के र से और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि के आर से, दोनों को ज्वाइन करके बनाया है उदय कुमार जी के द्वारा, जो कि तमिलनाडु के हैं, आईआईटी बॉम्बे के छात्र रह चुके हैं और भारत सरकार ने इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया। मैंने बताया था कि शाही निर्माण कारखाना जो है वो वर्णिका मैसूर में है, और 1 रुपए का नोट और सिक्के जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सारे के सारे नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मैंने बताया था भारतीय पेपर मिल कहां पर है? भारतीय नोट पेपर मिल, है ना? नोट का जो कागज है वो होशंगाबाद, जो कि नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर भारतीय नोट पर कुल भाषा की बात अगर की जाए तो 17 है। अगर ऑप्शन में 17 नहीं हो तो फिर 15 को क्लिक करना है। या सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय नोट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर के कुल कितनी भाषाएं हैं? तो यह भी याद रखना है कि दोनों को मिलाकर के कुल मिलाकर के 17 भाषाएं। नोट कहां कहां प्रिंट किए जाते हैं? देवास में, नासिक में, मैसूर में, सालबोनी में। टकसाल कहां कहां है? मैंने बताया था कि जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, तो ये मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में है। मुंबई में जो टकसाल है उसके मतलब सिक्कों पर डायमंड का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। डोट आपको नोएडा में देखने को मिलेगा, और मेरे साथियों स्टार आपको हैदराबाद में, है ना? डोट भी दिख सकता है, डायमंड भी दिख सकता है। कलकत्ता में आपको किसी भी प्रकार का कोई मार्क देखने को नहीं मिलेगा। चलो, इससे आगे मैंने बता दिया था मुद्रा की दशमलव प्रणाली जो है वो अप्रैल 1957 में अपनाई गई थी। और फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि मुद्रा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो यहां से हमें पढ़ना है, इसके आगे हमें पढ़ना है। मुद्रा के प्रकार की मैं बात करूं तो धातु मुद्रा, जिसका निर्माण धातु से हो, सभी सिक्के उसके उदाहरण है। कागजी मुद्रा, जिसका निर्माण कागज से हो, और भारतीय नोट उसके उदाहरण। और आपका प्लास्टिक मुद्रा है, जिसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसी को स्मार्ट मनी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसे? स्मार्ट मनी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि स्मार्ट मनी का मतलब क्या है, तो स्मार्ट मनी का मतलब भी मेरे साथियों यही होता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में मेरे साथियों? बात आ गई ना समझ में? चलो, इसके आगे मैं आपको बताता हूं। अगले पेज की हम शुरुआत। अगला जो प्रकार है मेरे साथियों वो लिखना। एक वस्तु मुद्रा भी होती है। वस्तु मुद्रा, हाँ जी, कमोडिटी मनी के नाम से भी आप इसे जानते हो। तो अगला हेडिंग डालेंगे वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा, और इसको आप लोग लिखेंगे कमोडिटी मनी। कमोडिटी, कमोडिटी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। जब वस्तु मुद्रा के रूप में कार्य करे, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं था, गेहूं बराबर चावल, है ना, या टमाटर, सब्जी वगैरह वगैरह, जब गांव में वो बेचने वाला आता है, फेरी वाला, तो वो क्या करता है? एक वस्तु को लेकर के दूसरी वस्तु, है ना, देता है ना, यही तो करता है ना वो। तो वस्तु मुद्रा का मतलब ही तो यही होता है।
तो वस्तु मुद्रा में सिंपल सी एक परिभाषा लिख सकते हैं हम कि जब कोई वस्तु को एक्सचेंज के माध्यम में उपयोग करता है ना, तो उसी को वस्तु मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु को विनिमय के रूप में उपयोग करता है, या ऐसा सिंपल सी परिभाषा लिखो, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु विनिमय के रूप में कार्य करे, विनिमय विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। जब कोई वस्तु विनिमय की तरह उपयोग हो या विनिमय के रूप में कार्य करे, तो अगर कमोडिटी का उपयोग हम एक्सचेंज के रूप में करते हैं तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम लोग जानते हैं मेरे साथियों वस्तु मुद्रा के नाम से, है ना। जैसे वही है कि अगर नमक बराबर आटा ले लो, ऐसा भी हो सकता है, हालांकि नमक और आटे के मूल्य में काफी अंतर है, लेकिन ठीक है ना। तो वस्तु मुद्रा के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं मेरे भाई, तो वस्तु मुद्रा के उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि सोना चांदी के जो सिक्के वो एक वस्तु है, तो मुद्रा के रूप में कार्य करे। नमक भी एक वस्तु है, मुद्रा के रूप में कार्य करे। गेहूं एक वस्तु है, मुद्रा के रूप में कार्य करे। तो जितने भी वस्तुएं हैं, जैसे नमक, जैसे हो गया गेहूं, नमक को सॉल्ट बोलते हैं ना, जैसे सोना चांदी, हालांकि ये भी तो वस्तु है ना, ये मुद्रा के रूप में कार्य नहीं कर रही है। अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, मतलब आपके घर वालों को अगर पैसा चाहिए ना, तो सबसे पहले वो ज्वेलरी ही देखते हैं कि शायद इसको देकर के, क्योंकि उसकी तरलता अच्छी खासी है, उसकी लिक्विडिटी अच्छी खासी है, इसलिए देखा जाता है। अब ये तरलता क्या है तो मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, इतना लोड मत लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके आगे की हम बात करते हैं। एक करेंसी होती है जिसे बोलते हैं डिजिटल करेंसी, याद रखना क्या बोलते हैं, डिजिटल करेंसी। अगला प्रकार लिखेंगे पांचवा, डिजिटल करेंसी। हालांकि डिजिटल करेंसी से आज का युग तो प्रभावित है ही है, और आप जानते भी इसे अच्छे से, फिर भी लिखें डिजिटल करेंसी, है ना। डिजिटल करेंसी, इसको अंग्रेजी में भी डिजिटल करेंसी ही कहते हैं, है ना, और हिंदी में भी डिजिटल करेंसी ही कहते हैं। कोई बदलाव नहीं है हिंदी अंग्रेजी में, है ना। चलो, तो याद रखना डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है। तो डिजिटल करेंसी का सिंपल सा मतलब है मेरे साथियों, जो डिजिटल रूप में हो, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद हो। तो मेरे साथियों लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद हो, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद हो, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो याद रखना, फिर सवाल आ सकता है कि क्या इनका भौतिक अस्तित्व होता है, नहीं, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, फिजिकली आप इनको नहीं देख सकते। दूसरा बिंदु लिखेंगे भौतिक अस्तित्व नहीं, अस्तित्व, भौतिक रूप भी लिख सकते हैं, है ना, फिजिकल फॉर्म इसका नहीं होता है, भौतिक अस्तित्व नहीं होता, है ना। ये ना तो इसे छू सकते हैं, जैसे भारतीय नोट है उसे छू सकते हैं, फाड़ सकते हैं, फाड़ मत देना, सजा हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, किसका, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का या डिजिटल करेंसी का, है ना। और तीसरी बात, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है ना, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है ना, तो ऑनलाइन लेन देन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका यूज क्यों किया जाता है, तो लिखेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है, ये बात आपको याद रखना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इसका यूज होता है, ये याद रखना। जैसे कौन कौन से इसके डिजिटल करेंसी के, है ना, उदाहरण कौन कौन से, वो जरा लिख लो, उदाहरण लिखो। बहुत बढ़िया, सुखवीर ने जवाब दिया है बेटा, बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी इसी का एग्जाम्पल है। तो बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन वो भी इसी का एग्जाम्पल है। बिटकॉइन हो गया,
फिर क्रिप्टो करेंसी, है ना, लो भाई बिटकॉइन अंग्रेजी में लिख देते हैं भाई, है ना, बिटकॉइन। फिर लिखना ई रूपी, ई रूपी जो इलेक्ट्रॉनिक रुपया है वो भी तो इसी का एक प्रकार है ना, बिटकॉइन, ई रूपी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। तो ये सारे के सारे जो है वो डिजिटल करेंसी के ही रूप है और डिजिटल करेंसी के नाम से आप इसे जानते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये डिजिटल करेंसी, आजकल का युग इसी का युग है मेरे दोस्त, है ना, आजकल का युग जो है वो इसी का युग है। ई रुपया भारत सरकार का है, ठीक है, ई रुपया जो है वो भारत सरकार का है मेरे दोस्त, जरूर आप लोग याद रखेंगे। चलिए, एक है लीगल टेंडर, है ना, जिसे वैधानिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला लिखेंगे वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मतलब किसी विधान या कानून के माध्यम से जारी की गई या किसी ऑथोराइज्ड संस्था के द्वारा जारी की गई जाती है ये, तो वैधानिक मुद्रा। और वैधानिक मुद्रा को आप अंग्रेजी में बोलते हैं लीगल टेंडर। क्या बोलते हैं इसे? लीगल टेंडर। अच्छा शब्द है ना, लीगल टेंडर, लीगल टेंडर, है ना। इसका सिंपल सा मतलब है जो किसी मतलब ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जारी की गई हो, चाहे वह भारत सरकार के द्वारा जारी की गई हो, है ना, या फिर वह किसी भी संस्था जैसे आरबीआई के द्वारा जारी की गई हो, तो जिसको किसी कानून के माध्यम से जारी किया गया हो, है ना। और अगर कानून बना करके किया गया तो भारत का कोई व्यक्ति उसको लेने से मना कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो याद रखना है मेरे साथियों, लिखेंगे इसके अंदर जिसे कानून बनाकर जारी किया गया हो या कानूनी माध्यम से, ऐसा लिखे, कानून बनाकर जारी किया हो, है ना, कानून बना करके, उसके लिए कानून बनाया कि भाई भारत में कौन कौन सी लीगल टेंडर है, अभी बताता हूं, ठीक है। और ये कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है, कौन इशू करता है इस करेंसी को? तो याद रखना, इस करेंसी को इशू करता है ऑथोराइज्ड संस्था, है ना, प्राधिकृत। ऑथोराइज्ड को हम क्या बोलते हैं? प्राधिकृत, या अधिकृत भी बोल सकते हैं इसे आप, है ना। ऑथोराइज संस्था ही लिखें, ज्यादा सही शब्द यही है, ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशंस, या फिर मेरे साथियों गवर्नमेंट, है ना, या फिर कौन सी? गवर्नमेंट, या फिर सरकार, गवर्नमेंट। तो यही दो ऑथोराइज संस्था है विशेष रूप से, या तो संस्था का निर्माण कर दे भारत सरकार या फिर कुछ। तो वैधानिक मुद्रा जो है इसी को कहते हैं मेरे साथियों, है ना, लीगल टेंडर आप इसी को कहते हैं। हाँ, एक बात और लिख लो, इसको मतलब जनता जो है इसके लेने से मना नहीं कर सकती। आ गई बात समझ में? तो यहां एक बात और आप समझ लेना कि इसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। क्या लिखेंगे? इसे लेने से मना नहीं किया जा सकता, लेने से मना नहीं किया जा सकता, इसे लेने से मना नहीं किया जा सकता मेरे साथियों, है ना। कैन नॉट बी रिफ्यूज दिस करेंसी। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है? तो भारतीय नोट, भारतीय नोट और सिक्के भी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो सिक्के हैं ना, इनमें कुछ रूल्स लागू होते हैं कि कितने रुपए तक के सिक्के कोई लेने के लिए मना नहीं करेगा, है ना। लेकिन इसमें भी पता चला कि आप सिक्के ही सिक्के 1 लाख रुपए किसी को देने हैं तो सिक्के ही दे दिया आपने, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें कुछ रूल्स है, उन रूल्स को आपको नहीं पढ़ना है, उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है ना। आप तो जितना समझाया जा रहा है उतना ध्यान दो कि क्या है, वो सब बकवास बातें हैं, उनका कोई लेन देन नहीं है, कोई मोल नहीं है, सब केवल और केवल जो है वो बातें हैं, है ना। चलिए, तो मैंने अभी आपको एक और चीज बताई थी, प्लास्टिक करेंसी, इसी में आप एक और चीज ऐड कर लेंगे, इसी को स्मार्ट करेंसी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो स्मार्ट करेंसी अगर सवाल पूछा जाए तो यही है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना। तो इसी को स्मार्ट करेंसी भी आप कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसी के नीचे मैंने लिख दिया है, स्मार्ट करेंसी में भी ये चीजें आती है, ठीक है ना। अब देखो, कुछ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी आए हुए हैं, जैसे एक होता है हार्ड मनी। ये हार्ड का मतलब क्या होता है? क्या हार्ड का मतलब कठोर मुद्रा है क्या? देखो, आओ जरा, 7वां पॉइंट है मेरे ख्याल से, और इसको हम बोलते हैं हार्ड मनी, हार्ड मनी।
कभी कभी ना मतलब सवाल हार्ड हिंदी में ही लिखा हुआ, हार्ड करेंसी या हार्ड मनी। अच्छा, हार्ड मनी को हिंदी में किस नाम से जाना जाए? ये तो अंग्रेजी हो गया ना, पर सच ये है कि यही मतलब देवनागरी लिपि में इसको ऐसा लिख दीजिए। मैसेज की भाषा होती है ना, तुम कैसे हो, मैं ठीक हूं, तुमने खाना खाया, मैंने नहीं खाया, है ना। तो TUMEMNE, तुमने खाना खाया, KHAS है। तो मेरे साथियों एक मुद्रा होती है हार्ड। हार्ड को मतलब बोलते हैं अंग्रेजी में दुर्लभ, है ना, दुर्लभ। दुर्लभ कश्यप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दुर्लभ का मतलब एक ऐसी वस्तु या एक ऐसे लोग जो कभी कभी दिखाई दे, तो इसको दुर्लभ मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, दुर्लभ मुद्रा, है ना। तो दुर्लभ मुद्रा, तो अब दुर्लभ मुद्रा के बारे में क्या बातें हैं? हार्ड करेंसी का मतलब क्या है, हार्ड मनी का मतलब क्या है? देखो हार्ड मनी का मतलब ये होता है, देखो सिंपल सी परिभाषा अगर मैं बात करूं तो हार्ड मनी आप इसे किसे कहते हैं? तो जिसकी डिमांड सप्लाई की तुलना में ज्यादा हो। भाई मार्केट में जो दिखे ही नहीं, कौन चीज नहीं दिखेगी जो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांडेबल होगी, वो चीज नहीं दिखेगी। तो मेरे साथियों इसमें ये लिखेंगे जिसकी मांग आपूर्ति से ज्यादा हो, जिसकी मांग आपूर्ति से ज्यादा हो, जिसकी मांग यानी कि डिमांड आपूर्ति से ज्यादा हो, आपूर्ति यानी कि सप्लाई। तो मैंने क्या लिखा, जिसकी मांग आपूर्ति से ज्यादा हो, आपूर्ति से ज्यादा हो, उसी को क्या बोलते हैं? तो हार्ड करेंसी के नाम से जानते हैं। और अगर आप लिखना ही चाहें तो देखो यहां पर एक बात लिख लेना कि जिसकी डिमांड जो है वो सप्लाई की तुलना में क्या हो, कम हो। तो सप्लाई कम हो और अगर डिमांड ज्यादा हो तो ऐसी करेंसी को आप किस नाम से जानते हैं? हार्ड करेंसी के नाम से जानते हैं। अब इसी का उल्टा होता है मेरे दोस्त, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। हार्ड का मतलब होता है दुर्लभ, तो सॉफ्ट का मतलब होगा सुलभ, तो लिखेंगे सॉफ्ट करेंसी। इसे सुलभ मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, सुलभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, है ना। इसे बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी या सॉफ्ट मनी, ठीक है। तो सॉफ्ट मनी के बारे में बात करते हैं। तो सॉफ्ट मनी ठीक इसका उल्टा ही है। कैसे उल्टा है, क्या आना चाहिए इसके अंदर? तो इसके अंदर यह बात हम लिख सकते हैं कि जिसकी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो और डिमांड कम हो, यही तो बोल सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे जिसकी मांग, जिसकी मांग, मांग का मतलब होता है डिमांड। एक मांग तो वो होती है जो, है ना, हाथ पीले करवाने के बाद भरी जाती है। हाथ पीले करना समझते हैं, शादी करना है, ऐसे करके यूं मांग भर दो। और एक मांग वो है कि लाओ रे कुछ दे दो, भूख लग रही है ना, उसको भी बोलते हैं मांग, डिमांड। तो मांग भरना या मांग पूरी करना, दोनों में अंतर होता है ना। सर PDF से पढ़ा दो। क्यों बेटा, मजा नहीं आ रहा है इसे लिखवा लिखवा के पढ़ाने में? है, मैं तो तुम्हारे नोट्स बना रहा हूं, यूं समझो। अच्छे से पढ़ लो, लिख लो, लिखने में क्या जाएगा, टाइम तो लगेगा लेकिन कम से कम अच्छी चीज तो पढ़ोगे ना। कल क्लास नहीं होगी, कल सैटरडे, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलिए मंडे को मिलेंगे हम लोग, मंडे को, ओके। चलो क्या लिखा, तो जिसकी मांग आपूर्ति से कम हो, जिसकी मांग आपूर्ति यानी कि सप्लाई से कम हो, सप्लाई की तुलना में कम हो, मतलब जिसकी डिमांड कम हो। जैसे मुझे एक बात बताओ, हार्ड करेंसी में कौन एग्जाम्पल हो जाएगा? मार्केट में ऐसी कौन सी करेंसी है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा चलती है मेरे साथियों? है ना। तो याद रखना हार्ड करेंसी में अगर आपसे उदाहरण पूछे तो डॉलर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या लिखोगे? डॉलर, है ना। तो अगर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल में डॉलर। ये डॉलर जो अमेरिकी डॉलर है, जो अंतरराष्ट्रीय डॉलर है, उसकी मार्केट उसकी मार्केट में हर जगह डिमांड है ना। तो इंटरनेशनल करेंसी जो है डॉलर, उसकी डिमांड सब जगह है। ये बात समझ में आ गई, सुलभ मुद्रा की बात समझ में आ गई मेरे साथियों। चलो सुलभ मुद्रा हो गई, दुर्लभ मुद्रा भी हो गई, मतलब दुर्लभ भाई भी हो गए और ये भी हो गए, है ना। दुर्लभ भाई है काय का भाई, है ना। चलो ओके, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारे के सारे मुद्रा के प्रकार हैं मेरे साथियों। और
आपको याद रखना ही है, इनके बारे में पढ़ना ही। एक और करेंसी है, उसको भी लिख लो, उसको बोलते हैं हॉट मनी। हॉट मनी, हॉट मनी, बेटा नाम ही ऐसा है, हॉट मनी। हॉट मनी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में एक जैसा, हॉट मनी। गर्म मुद्रा भी आप इसे बोल देते, गर्म, है ना, तो आप चाहे तो गर्म भी लिख सकते हैं, है ना। तो हॉट मनी का मतलब क्या होता है? तो ऐसी करेंसी जो जल्दी से गायब हो जाए। हाँ, मतलब सिंपल सी परिभाषा है। सवाल दरअसल ऐसा पूछा गया था कि वह कौन सी मुद्रा है जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो, कौन सी टेंडेंसी हो, तो जल्दी से डिसअपियर होने की टेंडेंसी उसमें हो। ये याद कर लेना, ये पॉइंट है ना, याद रखना, जिसमें शीघ्र पलायन करने की, जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो। ठीक है, डॉलर ही इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये दरअसल करेंसी से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको लिखवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इनको लिखवाने में कामयाब रहा हूंगा और आपने इसको समझे होंगे। ठीक है, तो ये मुद्रा से संबंधित बेसिक सी बात थी जिनको मैंने आपको कई बार बता दिया और अच्छे से बताने की कोशिश। अब मुद्रा से ही हमारा टॉपिक बढ़ता है आगे और वो आता है मुद्रास्फीति की ओर। तो अब जो हमारा हेडिंग डलेगा वो है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। देखो, मुद्रास्फीति की हम बात करेंगे तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन। सॉरी, इन्फ्लेशन के नाम से आप इसे जानते हैं, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। तो क्या होती है मुद्रास्फीति, जरा वो समझो। मुद्रास्फीति को आसान भाषा में अगर आप समझे, मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई होता है, महंगाई, है ना, महंगाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई? महंगाई के नाम से जानते हैं। तो महंगाई होती क्या है? सवाल ये बन रहा है कि महंगाई होती क्या है। तो महंगाई क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि महंगाई क्या है तो क्या जवाब दोगे? बताओ बताओ, सब लोग बताओ, महंगाई क्या चीज है? आपने वो सुना होगा ना, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो मतलब महंगाई बुरी है अच्छी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारी बातें करेंगे हम आपसे इसके बारे में। पर फिलहाल ये बताता हूं कि महंगाई क्या चीज है। ठीक है, क्या बोलेंगे, महंगाई क्या चीज होती है? तो देखो, महंगाई का मतलब क्या है? महंगाई का सीधा सा मतलब है कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि। हाँ भाई, कीमतों में तो वृद्धि, लेकिन और भी कुछ चीज होती है ना। देखो, महंगाई का मतलब क्या है? मुद्रास्फीति का सिंपल सा मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब ये होता है मेरे साथियों कि मुद्रास्फीति का सिंपल सा मतलब ये होता है मेरे साथियों कि वस्तुओं की कीमतों में अगर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कंटिन्यूअस उसके प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इसी को महंगाई कहते हैं। यही आसान भाषा है। तो मैं आसान भाषा में यहां पर लिखता हूं, है ना, वस्तुओं की कीमतों में, वस्तुओं, वस्तुओं में वस्तु और सेवा दोनों आ जाती है। याद रखना है, वस्तुओं जब शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसमें वस्तु और सेवा दोनों आ जाती है। आप चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं, वस्तु और सेवा की कीमतों में, ऐसा भी लिख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से वस्तु और सेवा ही आप लिख लो, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर सेवा नहीं होगी क्या इसमें। तो वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा के कीमतों में, वस्तु और सेवा की कीमतों में होने वाली, होने वाली लगातार वृद्धि,
क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानेंगे? तो इसको लिखते हैं कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ continuous increasing the price of goods and services। वस्तु और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि जो है वही महंगाई कहलाती है, सिंपल सी भाषा में। है जैसे कैसे समय के साथ साथ लगातार वृद्धि होगी भाई साहब, कैसे जरा वो समझना। जैसे मैं आपको बताऊं 2005 की मैं बात करता हूं आप लोगों के सामने। 2005 में मैं 1 रुपये की बात कर लेता हूं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 रुपये की मैं बात यहां पर करता हूं ताकि इससे और अच्छी से स्पष्टता आपको बनेगी। 1 रुपया 2005 का समय सबको याद है, लगभग लगभग याद ही होगा मेरे साथियों, है ना। 2005 का समय सबको याद है, मतलब मुझे भी याद है कि 2005 में बहुत सारी चीजें आ जाती थी 1 रुपये में, वास्तव में बहुत सारी चीजें आ जाती। मतलब मेरे पिताजी से कभी मैं बातचीत करता हूं तो वो बताते हैं बेटा तेरी शादी में 10 लाख का खर्चा आया, तो मैं कहता हूं कि पापा 10 लाख कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो बोलते अरे बेटा हमारी शादी 5-5 हजार में हुई है बोले, है ना। तो फिर ऐसा लगता है यार पिताजी मत करवाते शादी, है ना। खैर मजाक कर रहा हूं, मजाक से हटके। तो मतलब ये है कि उस समय जो मुद्रा थी 5,000 रुपए थी, उसमें भी बहुत सारे मेहमानों को खाना खिलाया जा सकता था, शादी ब्याह किया जा सकता था, क्योंकि 5,000 रुपए भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, है ना। 5,000 रुपए में तो दुनिया खरीद ली ऐसा लगता था। पहले घर पे जब मौसा जी और बुआ जी फूफा जी आते थे, 1 रुपया 5 रुपए 10 रुपए देके जाते थे, हम कितने खुश होते थे। दादाजी से बोलते थे दादाजी चॉकलेट खानी है, तो दादाजी 1 रुपया निकाल के देते, दादी अपने पल्लू से 1 रुपया निकाल के देती थी, मम्मी देती थी। 1 रुपए में हम बहुत खुश होते थे, अरे आज तो जन्नत मिल गई, अब तो बस। 1 रुपया दुकान पे जाते थे, बिल्कुल शॉप पे जाते थे और कहते थे चॉकलेट दे दीजिए। कौन सी चॉकलेट? जो 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, जो छोटी छोटी चॉकलेट आती थी ना, बिल्कुल छोटी छोटी, है ना, बिल्कुल छोटी छोटी। वो 1 रुपए की पहले 16 चॉकलेट आती थी एक समय पर, 16 चॉकलेट। तो याद रखना 2005 की ही बात है। 2005 में चॉकलेट्स की संख्या कितनी आती थी? 16। 16 चॉकलेट आती थी 2005 में, 16 चॉकलेट आती थी 1 रुपए में, इसी 1 रुपए में। समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, अब इस 1 रुपए में 2009 में मेरे साथियों क्या हुआ कि इसी 1 रुपए में अब चॉकलेट की संख्या हो गई 12। सच में 12 आने लग गई थी, या कंचे भी 12 आने लग गए थे बाद में। कंचे भी पहले 1 के 16 आते थे। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा मेरे साथियों, 2014 आया। 2014 में फिर मेरे साथियों इनकी संख्या हो गई 8। 8 हो गई अब। फिर 2019 आया मेरे दोस्त, और इनकी संख्या घट करके मेरे ख्याल से हो गई थी 4। 4 हो गई थी ना, बिल्कुल। अब 2025 है, अब तो मेरे दोस्त मैं लिख तो नहीं सकता, मतलब लिखवाना तो मुझे पड़ेगा ही सही, लेकिन फिर भी 2025 में एक भी चॉकलेट नहीं आती, पर फिर भी मैंने लिख दिया है कि एक चॉकलेट आ गई उसी 1 रुपये में। 1 रुपये में पहले 16 चॉकलेट आती थी छोटी छोटी, अब वही चॉकलेट जो है 2025 में 1 रुपये में एक आ रही है। मेरे ख्याल से एक भी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि महंगाई जो है, इसमें एक तो बात आपको ये याद रखना है कि महंगाई में वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल सही बात है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है ना। लेकिन दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि 1 रुपए में पहले हम बहुत ज्यादा वस्तु खरीद सकते थे। अगर आप इस टेबल में देखोगे, इसको टेबल के रूप में मैं डाल देता हूं, ये टेबल बन गई आपकी। अगर आप इस टेबल में देखोगे तो यहां पर 1 रुपए में सबसे ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते थे, है ना। अगर यहां पर देखोगे तो ये 16 है, मतलब 2005 में हम जो 1 रुपए में बहुत ज्यादा वस्तु खरीद सकते थे। तो 1 रुपया बहुत मजबूत था। 1 रुपया क्या था? मजबूत था, क्योंकि 2005 में 1 रुपए में 16 चॉकलेट, अरे 16 कम थोड़ी होती है। तो याद रखना यह मुद्रा जो है, यहां जो मुद्रा है, इसकी परचेसिंग पावर या मुद्रा का जो मूल्य था वो बहुत ज्यादा था। आ गई बात समझ में? मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी, क्या बोलते हैं इसे? वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी। या फिर इसको दूसरी भाषा में हम एक और बात कह सकते हैं, मुद्रा का मूल्य, है ना। यहां नहीं आ रहा मजा, रुको रुको, इधर कर लेते थोड़ा, इधर कर लो। यहां पे देखो, मैं ये बता रहा हूं, ओ सगी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई,
मैं ये कह रहा हूं कि पहले पहले क्या होता था, पहले 2005 में 1 रुपए में 16 चॉकलेट आती थी, 16 चॉकलेट। तो उस समय मुद्रा का जो मूल्य था वो बहुत ज्यादा था। यही बोलेंगे ना हम कि मुद्रा का मूल्य यहां पर बहुत ज्यादा है। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते थे कि 1 रुपए में बहुत ज्यादा वस्तुएं खरीद ली, तो 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी, 1 रुपए की कीमत ज्यादा थी, मुद्रा का मूल्य ज्यादा था। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी, परचेसिंग पावर है, परचेसिंग पावर, 1 रुपए में कितनी ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे तो हम कहेंगे कि इसकी परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो याद रखना, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो भी ज्यादा थी। 2005 में क्रय शक्ति है ना, मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति लिखना है, मुद्रा की क्रय शक्ति ये भी बहुत ज्यादा थी। क्रय शक्ति या परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो है वो भी बहुत ज्यादा थी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परचेसिंग पावर ऑफ मनी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, और समय बढ़ने के साथ साथ समय बलवान होता है ना मेरे भाई, 2025 में वही 1 रुपए में 1 चॉकलेट आ रही है। तो यहां पर मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। आ गई बात समझ में? तो मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का जो मूल्य है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हो गई है मेरे साथियों, कम हो गई है। आ गई बात समझ में? या दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा की जो परचेसिंग पावर है, अब 1 रुपए में कुछ नहीं आता, 1 रुपए में ये आता है, ये है ना, चिन्ह भी यही है। तो याद रखना, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई है, कम हो गई है। आ गई बात समझ में? मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो भी क्या हो गई है, कम हो गई। परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो है वो भी क्या हो गई, कम हो गई। तो याद रखना है, महंगाई मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समय के साथ साथ वस्तुओं का मूल्य जो है वो गिरता जाता है, सॉरी, वस्तुओं का मूल्य या वस्तुओं की जो कीमतें वो बढ़ती जाती है, और मुद्रा का जो मूल्य है वो गिरता जाता है। दोनों में अंतर है। वस्तु का मूल्य यानी कि वस्तु की कीमत से बात हो रही है, और मुद्रा का मूल्य यानी कि मुद्रा की कीमत से बात हो रही है, मुद्रा की वैल्यू से बात हो रही है। तो याद रखना, मुद्रा का मूल्य महंगाई में कम होता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। दूसरे शब्दों में कहें, वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है, प्राइस ऑफ कमोडिटी आर इंक्रीज, बढ़ती है, कीमतें बढ़ती है, और जो मुद्रा का मूल्य, परचेसिंग पावर ऑफ मनी है, मनी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती है। तो महंगाई में दो चीजें होती है ना। बात समझ में आई मैंने जो कहा? नहीं समझ में आई तो सुनो, महंगाई में दो बातें आपको याद रखना। महंगाई में क्या क्या होता है, मुद्रास्फीति में क्या होता है। तो लिखेंगे मुद्रास्फीति में, मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, वस्तुओं की कीमतें। अब वस्तुओं का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है ना। तो याद रखना, वस्तुओं की कीमत, मुद्रास्फीति में वस्तुओं की जो कीमत है मेरे साथियों, प्राइस है, वो क्या होती है, बढ़ती है। ये ऊपर एरो है, इसका मतलब है कि बढ़ रही है। तो वस्तुओं की जो प्राइस है वो बढ़ेगी। और दूसरी बात इसके अंदर यह याद रखना है कि मुद्रा का जो मूल्य है वो कम होता है। मुद्रा का मूल्य जो है, वैल्यू ऑफ मनी, वो क्या होती है मेरे साथियों, कम होता है ना। वैल्यू ऑफ मनी कम होता है, या फिर इसी को हम एक और भाषा में लिख सकते हैं, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो भी कम होती है। ये भी तो लिख सकते हैं ना इसको। क्या लिखेंगे, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, कम होती है। या फिर क्या लिखेंगे मेरे साथियों, मुद्रा की जो क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर है, यहां लिखा हुआ है अंग्रेजी में है ना, वहां से ले लेना, आप नहीं लिखा हुआ है, लिख देता हूं। मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, जिसे परचेसिंग पावर ऑफ मनी के नाम से जाना जाता है, परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो भी क्या हो जाती, कम हो जाती। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये दोनों बातों से सवाल आते हैं, आपकी कसम सवाल आते हैं, है ना, मेरी कसम सवाल आते हैं, सवाल आए हैं यहां से, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि वो सवाल आप गलत करें, है ना। तो उन सवालों को बहुत अच्छे से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, चलो बताओ, बताओ भाई बताओ। यहां तक की बातें ओके है? बहुत बढ़िया।
बढ़े आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, चलिए आपको समझ में आ गई ये बात। ओके भाई ओके। हाँ जी करते हैं, यही हूँ बेटा, कहीं नहीं गया हूँ, है ना। चलो आ जाओ। ये तो बात मैंने कर दी मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या, महंगाई क्यों बढ़ती है उसके कारण हम लोग देखते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण लिखो, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं महंगाई के। महंगाई होती क्यों है ना। तो लिखेंगे रीजन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या क्या रीजन है, कारण क्या क्या है। मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या है, देखो बहुत सारे कारण मुद्रास्फीति के हैं। मैं कुछ कारणों की चर्चा यहां पर करता हूं। सबसे पहली बात तो मुद्रास्फीति का एक कारण मुझे जो दिखता है वो है मांग में कमी। सॉरी गलत बोल गया हूं, मांग में वृद्धि। अगर डिमांड बढ़ जाती है, मांग में वृद्धि, ये एक कारण आपको देखने को मिलेगा कि डिमांड अगर बढ़ती है, इंक्रीजिंग इन डिमांड आप इसे लिख सकते हैं। अगर किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है मेरे साथियों, जैसे ठंड के दिनों में उन्हीं वस्त्रों की मांग बढ़ती है ना। तो पहला एक कारण आपको यह याद रखना है कि मांग में वृद्धि होगी, है ना। मांग में वृद्धि होती है तो भी महंगाई बढ़ जाती है। मांग में वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ेगी। अब मांग क्यों बढ़ती है, जैसे मान लो डिमांड क्यों बढ़ती है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि डिमांड क्यों बढ़ती है, क्या कारण डिमांड बढ़ने का। बता सकते हैं आप क्या कारण है डिमांड बढ़ने का। भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि डिमांड बढ़ने के क्या क्या कारण है, क्यों डिमांड बढ़ती है, मेरा ये सवाल आपसे। बता सकते हैं आप, सवाल मेरा जो है वो ये है कि डिमांड क्यों बढ़ती है, क्या कारण है डिमांड बढ़ने का, क्या कारण है। तो डिमांड बढ़ने की बहुत सारे कारण, मांग इसलिए वृद्धि होती है, पहले तो आप समझ लो कि मांग में वृद्धि होने से क्या होगा। मांग में वृद्धि होगी तो क्या होगा। तो मांग में वृद्धि होगी इसका मतलब है कि लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है, इसीलिए डिमांड करेंगे। देखो अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा नहीं है तो आप पूछ लोगे नहीं, आपकी जेब गर्म है, आपकी जेब में पैसा है तो आप बोलोगे अरे चलो रे गर्मी आ गई, एसी खरीद लेते हैं, कूलर भी खरीद लेते हैं, है ना। पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें। तो अगर डिमांड ज्यादा होगी, आपकी जेब में पैसा ज्यादा होगा, तो उससे मार्केट में उस वस्तु की सप्लाई में कमी हो जाएगी, कि सभी लोगों की डिमांड बढ़ेगी। फिर तो भाई हर व्यक्ति के पास में पैसा है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में उस वस्तु की सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से कीमतें जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ गई बात समझ में। तो मांग में वृद्धि के कारण भी महंगाई बढ़ती है, कीमतें बढ़ जाएगी ना, यहां पर लिखा मैंने कीमतें बढ़ जाएगी। तो मांग में वृद्धि के क्या क्या कारण, मैं ये कहना चाह रहा हूं। भाई डिमांड बढ़ती है तो डिमांड में बढ़ने के क्या क्या कारण है, मुझे ये बताओ। डिमांड बढ़ने के क्या क्या कारण है, देखो अभी जो मैंने कारण बताए ना उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है मैंने कारण, है ना। मैंने जो अभी बात बताई है उसके अंदर इंक्लूड कर दी है वो, पर आप समझ ही नहीं पा रहे हो शायद उसको। मैंने ये कहा कि डिमांड बढ़ने के क्या कारण है ना, डिमांड बढ़ने के क्या कारण है। तो देखो मैं आपको बताता हूं डिमांड बढ़ने के क्या कारण है। बहुत बढ़िया। जी जी बिल्कुल।
डिमांड बढ़ने के क्या क्या कारण है? बहुत बढ़िया, कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं कि डिमांड बढ़ने के क्या क्या कारण है। तो डिमांड लोगों की क्यों बढ़ती है, इसके कारण मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसका एक कारण तो मैंने आपको अभी इसी क्लास में दे दिया था, और वो कारण था कि लोगों की मेरे साथियों जो सैलरी है वो बढ़ जाए, वेतन बढ़ जाए, तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर व्यक्ति का वेतन बढ़ जाए ना, जैसे मान लो अभी मैं 10,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, अगर मेरी सैलरी बढ़ा करके 15,000 कर दे तो मेरे पास एक्स्ट्रा 5,000 आ जाएंगे खर्चा करने के लिए, तो मैं अपनी डिमांड बढ़ा दूंगा। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा मेरे साथियों, एक कारण ये भी हो सकता है, मांग इसलिए भी बढ़ाई जा सकती है कि दूसरा कारण जो है, सरकार जो है टैक्स उसमें कमी कर ले। सरकार बोले यार यार विनय सर आप इनकम टैक्स कम दो, तो भाई मेरे टैक्स में अगर कमी हो जाएगी तो मेरे पास में एक्स्ट्रा पैसा बचेगा खर्चा करने के लिए, तो टैक्स में कमी हो गई। एक कारण ये भी हो सकता है ना। तीसरा कारण ये है कि लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, धन ज्यादा है, मनी ज्यादा है, इसलिए भी डिमांड बढ़ती है। और इसी धन को हम लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में लिक्विडिटी और हिंदी में तरलता बोलते हैं। तो फिलहाल इतना समझे कि मनी मनी अगर लोगों के पास में ज्यादा है तो भी डिमांड बढ़ेगी। आ गई बात समझ में? एक ये भी है। फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ जाए। जनसंख्या अगर बढ़ जाए तो भी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन। तो मेरे साथियों, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण भी डिमांड बढ़ जाएगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो भी डिमांड बढ़ जाएगी, टैक्स कम होंगे तो भी डिमांड बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो भी डिमांड होगी, है ना। मनी या लिक्विडिटी की तरलता अगर बढ़ेगी, लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होगा तो भी डिमांड बढ़ेगी। तो एक कारण तो मैंने ये बताया, मांग में वृद्धि होने के कारण, है ना। दूसरा कारण लिखना मेरे साथियों, दूसरा कारण लिखना सप्लाई में कमी के कारण। अगर मान लो सप्लाई रुक जाए, आपूर्ति बोलते इसे, आपूर्ति हिंदी में आपूर्ति, या इसी को सप्लाई के नाम से आप इसे जानते हैं, सप्लाई, है ना। तो आपूर्ति में कमी, सप्लाई में कमी। मुझे एक बात बताओ, प्याज की कीमतें अक्सर बढ़ती है, प्याज और टमाटर की, तो सप्लाई की कमी, अगर मार्केट में सप्लाई की कमी हो जाए तो भी मेरे साथियों क्या होगी, जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। जैसे टमाटर और प्याज में अक्सर आप देखने को मिलता है आपको कि मार्केट में अगर सप्लाई कम है टमाटर की, तो टमाटर की कीमतें बढ़ जाएगी। यही होता है ना, टमाटर आपको महंगा देखने को मिलेगा। आ गई बात समझ में? तो टमाटर क्या देखने को मिलेगा आपको, महंगा देखने को मिलेगा मेरे साथियों। ये बात मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। ओके, टमाटर क्या मिलेगा, महंगा आपको मिलेगा, है ना। बात आई ना समझ में आपको, टमाटर महंगा मिलेगा। मैं दरअसल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मार्केट में सप्लाई कम हो जाए, इसका मतलब जो है वो लिखो, अगर सप्लाई में कमी हो जाए तो भी मेरे साथियों कीमतें जो है वो आसमान छुएगी, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है ना, इसलिए कीमतें उसकी ज्यादा होगी। तो एक कारण तो ये भी हो सकता है। और क्या कारण हो सकते हैं, कुछ और कारण भी लिखते हैं। जैसे मान लो तीसरा कारण मुझे समझ आ रहा है, और वो है मेरे साथियों, आपदाएं आ जाए, प्राकृतिक आपदाएं हो या मानव निर्मित जैसी भी आपदाएं हो, है ना। तो आपदाएं, तो आपदाओं के कारण भी डिमांड बढ़ जाती है या महंगाई बढ़ जाती है, डिजास्टर आप इसे कहते हैं। जैसे कोरोना, जैसे कोरोना, तो कोरोना एक आपदा थी, इसके कारण लोगों ने अपने घरों के अंदर दाल राशन वगैरह वगैरह सब कुछ रख लिया, डिमांड बढ़ा दी। इसके अलावा बाढ़ आ जाए, जैसे केदारनाथ में बाढ़ और भूस्खलन हुआ था, है ना, फ्लड, है ना। भूस्खलन की हम बात करें, लैंड स्लाइडिंग, भूस्खलन, है ना। अगर ये कंडीशन हो जाए, है ना, बाढ़ आ जाए या युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, जैसे अभी युद्ध चल रहा था हमारा, है ना, लेकिन अगर मान लो ये लंबा चलता तो फिर तो बेटा भूखे मरना तय था, हमें भी और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान थोड़ा जल्दी भूखे मर जाता, और ऐसे ही हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी जिन्हें हम दोस्त कहते हैं वो हमारे दोस्त है नहीं मेरे दोस्त, है ना। जैसे चाइना, जैसे अमेरिका जो कहता है कि हमने युद्ध रुकवा दिया, अरे भाटा युद्ध रुकवा दिया तुमने, तुम तो चाहते थे कि युद्ध हो, है ना। सच बोल रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, हमारा कॉम्पिटिटर ये कैसे, आपका कॉम्पिटिटर ये कैसे मान सकता है कि तुम्हारा दिल्ली पुलिस में हो जाए और उसका नहीं हो? सारी बात समझ में। तो रूस हो गया, रूस भी इंक्लूडिंग चाइना हो गया, रूस थोड़ा सा नरमी बरत सकता है, अमेरिका तो पक्का, है ना। अमेरिका, डोनाल्ड चच्चा कहते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया। दरअसल युद्ध रुकवाने के साथ साथ आपने पीछे से फंडिंग भी तो करी है, वो भी तो देखो, है ना। वो कहां गया? आप एक तरफ उसको मजबूत कर रहे हो पैसा दे करके कि परेशान मत हो, हम हैं तेरे साथ में, और कह रहे हैं यार लड़ना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। खैर जो भी हो, पर कहीं ना कहीं चालबाजी है मेरे दोस्त।
तो आपदाओं के कारण भी जो है वो महंगाई बढ़ती है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो आपदाएं, आपूर्ति में कमी, मांग में वृद्धि। हाँ, इसके बाद में अगर मेरे साथियों याद रखना, अगर जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाए, क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम पदार्थ है ना जो हम विदेशों से मंगवाते हैं, अमेरिका से ही सबसे ज्यादा, तो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। अगर कच्चा तेल जैसे क्रूड ऑयल आप इसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है। तो अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए, क्रूड ऑयल की कीमतें अगर मेरे साथियों बढ़ जाए, तो भी क्या होगा, तो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से भी मार्केट में महंगाई होगी। ये बात भी आपको याद रखना है। ये महंगाई के कारण मैंने आपको बता दिए, क्या बता दिए, महंगाई के कारण मैंने आपको यहां पर बता दिए, ठीक है। ये महंगाई के कारण है, क्या है ये, महंगाई के कारण। बात समझ में आई। अब इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, तो कल मुद्रास्फीति के प्रभाव पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति अच्छी है, बुरी है, क्या होती है, इसके बारे में कल डिस्कशन करें। चिंता मत करिएगा, कल से मेरा मतलब आने वाली क्लास के, है ना, आने वाली क्लास यानी कि मंडे को। तो मंडे को हम लोग पढ़ेंगे बाकी चीजें, और मैं कल टेस्ट देता हूं, उसके अंदर आपको इसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड करवाता हूं, ठीक है। कल आपकी क्लास नहीं होगी, अब हम मिलेंगे सोमवार को। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे करते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहिए, और वर्दी पहनिए यार, वर्दी की बात ही अलग है। जिस दिन वर्दी आपके सर पर होगी ना, उस दिन जुनून अलग होगा, उस दिन चेहरे की चमक अलग होगी, है ना। क्योंकि वर्दी वर्दी, एक वीडियो मैंने देखा था, पहली बार वर्दी पहनी है ना, तो कैसा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो, बहुत अच्छा फील। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगी, मेहनत करना, और आप लोग लगातार मेहनत कर ही रहे हैं, तो क्यों ना जी जान लगा ही दी जाए, है ना। अंकित सर कहते भी हैं, जब नाव जल में छोड़ दी, आपने सुनी होगी ना, तो फिर क्या हार और क्या जीत है, फिर तो हमें करना ही है, जो होगा वो देखा जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, नमस्कार।